कहा जाता है कि राजनीति में जब तर्कों की कमी होने लगती है तो सबसे आसान रास्ता होता है भ्रम फैलाना और एक झूठा नैरेटिव तैयार करना। पिछले कुछ समय से संसद से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक एक ही बयान जोर शोर से उछाला जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं के नाम पर जनता के खून पसीने की कमाई यानी कि करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। विपक्षी दल, विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इस पूरी कवायद को एक तरह का पिकनिक, व्यक्तिगत शौक या फिर ऐसो आराम बताकर पेश करने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या कोई देश सिर्फ घर पर बैठकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सकता है? क्या बिना अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाए अपनी बात रखे भारत की विदेश नीति, रक्षा जरूरतें और व्यापारिक हित सुरक्षित हो सकते हैं क्या? आज वक्त आ गया है कि इस नैरेटिव के पीछे के खोखलेपन को आंकड़ों, तथ्यों और ठोस रिकॉर्ड्स के जरिए समझा जाए। जब हम किसी नीति का विश्लेषण करते हैं तो भावनाएं नहीं बल्कि संसद के पटल पर रखे गए आधिकारिक आंकड़े सच बयां करते हैं। हाल ही में राज्यसभा सांसदों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने जो आरटीआई और आधिकारिक डेटा साझा किया है उसने इस पूरे विवाद का सच देश के सामने रख दिया। साल 2021 से लेकर 2025 तक यानी कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विदेशी दौरे पर कुल 557.51 करोड़ रुपए का खर्च आया। यह आंकड़ा सुनने में पहली नजर में बड़ा लग सकता है और इसी आंकड़े का इस्तेमाल राजनीतिक रैलियों में आधा अधूरा सच बताकर जनता को भड़काने के लिए किया गया। लेकिन एक देश का बजट चलाने वाले और बिजनेस माइंडसेट से सोचने वाले जानते हैं कि खर्च हमेशा उसके रिटर्न की तुलना में आंका जाता है। अब इस 557.51 करोड़ रुपए के निवेश के बदले देश की झोली में क्या आया, उस गणित को समझना बेहद जरूरी है। इन 5 वर्षों की विदेश यात्राओं के दौरान भारत ने दुनिया के शक्तिशाली देशों और उनके प्रमुखों के साथ लगभग 316 ऐतिहासिक समझौते यानी कि एमओयूज साइन किए। इन समझौते का सीधा नतीजा यह हुआ कि 2021 से 2025 के बीच भारत को लगभग 381.8 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में करीब 36.27 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। अब जरा गणित के साधारण कैलकुलेटर को उठाइए और हिसाब लगाइए। प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर खर्च हुए हर एक रुपए के बदले भारत की अर्थव्यवस्था को 564 रुपए का डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिला है। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेस है या फिर फिनेंशियल मॉडल है जो 1 रुपए का निवेश करके 564 रुपए का पक्का रिटर्न लाकर दे दे? अक्सर कहा जाता है कि अतीत से तुलना किए बिना वर्तमान का सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो आइए जरा यूपीए शासनकाल और एनडीए शासनकाल के आंकड़ों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि कूटनीतिक दक्षता किसे कहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के लंबे कार्यकाल में कुल 73 विदेश यात्राएं की थी, जिसके लिए वे 305 दिनों तक देश से बाहर रहे। उन 10 सालों में उनके दौरे पर आधिकारिक तौर पर लगभग 699.30 करोड़ रुपए खर्च हुए और उन 10 सालों के भारी भरकम दौरे के बदले देश को क्या मिला? कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया लगभग 304 अरब डॉलर, जो उस समय के विनिमय दर के हिसाब से करीब 15 लाख करोड़ रुपए आता है। अब इस पूरे डेटा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आज की महंगाई दर और करेंसी वैल्यूएशन से उस दौर के 699 करोड़ रुपए की तुलना करें तो आज लगभग वो 1500 करोड़ रुपए के बराबर बैठता है। अब इसके ठीक उल्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केवल पिछले 5 साल 2021 से 2025 के आंकड़ों को देखिए। इस अवधि में पीएम ने 77 विदेशी यात्राएं की और कुल खर्च आया है 557.51 करोड़ रुपए। लेकिन इस कम लागत में देश को मिला क्या? 35 से 36 लाख करोड़ रुपए का विशालकाय विदेशी निवेश। यानी कि पूर्ववर्ती सरकार ने 10 साल में जितना रिटर्न देश को नहीं दिया, उससे 2 गुना से भी ज्यादा रिटर्न इस सरकार ने सिर्फ 5 साल में हासिल कर दिखाया। यह तुलना सिर्फ नेताओं का नहीं है, यह 2 अलग अलग वर्किंग स्टाइल की तुलना है। एक तरफ वह दौर था जहां द्विपक्षीय वार्ताएं औपचारिकता बनकर रह जाती थी और दूसरी तरफ यह दौर है जहां हर अंतर्राष्ट्रीय दौरा भारत के आर्थिक और व्यापारिक हितों को साधने का एक मिशन होता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए उस वैश्विक माहौल को देखना भी जरूरी है जिसमें भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। दुनिया पिछले 4 सालों से ऐतिहासिक आर्थिक मंदी और संकटों के दौर से गुजर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव ने ऊर्जा व्यापार में आग लगा दी है। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने अपनी संरक्षणवादी नीतियों के तहत भारी भरकम टैरिफ लगाकर विकासशील देशों की कमर तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इन भयानक वैश्विक आर्थिक थपेड़ों के बीच भी
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग बरकरार रखने में कामयाब रहा। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सोची समझी कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति का नतीजा था। जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से भारतीय सामानों पर 50% तक का आक्रामक टैरिफ लगा दिया, तो इसका सीधा असर हमारे दो सबसे मजबूत और ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर्स पर पड़ा। पहला जेनरिक मेडिसिन यानी कि हमारा विशाल फार्मास्यूटिकल उद्योग, और दूसरा जेम्स एंड ज्वेलरी यानी कि सूरत और मुंबई का रत्नाभूषण व्यापार। अमेरिका का सोचना था कि 50% टैरिफ बोझ से भारतीय एक्सपोर्ट ध्वस्त हो जाएगा और भारत उसके आगे घुटने टेक देगा। लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति का गियर बदला और अमेरिका के इस व्यापारिक एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का ऐसा तोड़ निकाला कि पश्चिमी अर्थशास्त्री भी हैरान रह गए। भारत ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए वैश्विक बाजारों की तलाश शुरू की और एक के बाद एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की झड़ी लगा दी। ब्रिटेन यानी कि यूके के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका पहला बड़ा उदाहरण है। जुलाई 2025 में दोनों देशों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो पूरी तरह से लागू हो चुका है। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने भारत के 99% से अधिक उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को शून्य कर दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे टेक्सटाइल, फुटवियर, लेदर और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर को मिला है, जो पहले अमेरिकी टैरिफ के कारण संकट में थे। अकेले इस एक समझौते के दम पर भारत के प्राइवेट सेक्टर में लगभग 10 लाख नई नौकरियां पैदा होने का स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। जो बाजार अमेरिका की मनमानी की वजह से बंद हो रहे थे, उन्हें यूके के बाजार ने और बड़े पैमाने पर खोल दिया। कहानी सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं रही। भारत ने यूरोप के एक और ताकतवर आर्थिक ब्लॉक EFTA के साथ मार्च 2024 में समझौता किया, जो अक्टूबर 2025 से पूरी तरह से प्रभावी हो चुका है। इस ब्लॉक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जैसे अत्यंत समृद्ध देश शामिल हैं। EFTA देशों ने भी 99% भारतीय सामानों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसके बदले में इन देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में अरबों डॉलर के प्रत्यक्ष निवेश की गारंटी मिली, जिससे भारतीय युवाओं के लिए हाईटेक सेक्टर्स में नए रास्ते खुले। मध्य पूर्व यानी कि खाड़ी देश में भारत की कूटनीतिक पैठ का अंदाजा संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुए CEPA समझौते से लगाया जा सकता है। फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित यह समझौता मई 2022 से ही लागू है, जिसके तहत UAE ने भारत से आने वाले 99% निर्यात पर शून्य टैरिफ की नीति अपनाई। आज UAE न केवल भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप के लिए एक विशाल री एक्सपोर्ट हब के रूप में काम कर रहा है। भारतीय व्यापारी अब UAE के रास्ते उन तमाम बाजारों तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना माल भेज पा रहे हैं, जहां सीधे पहुंचना पहले मुश्किल और खर्चीला था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि यूरोपियन यूनियन यानी कि EU के साथ में बन रहा विशाल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की कुल GDP का लगभग 25% हिस्सा कवर करता है और 200 करोड़ की समृद्ध आबादी के बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। भारत और यूरोपीय संघ के 27 देशों के बीच यह डील 99% भारतीय उत्पादों को यूरोप के बाजारों में बिना किसी टैरिफ के सीधे प्रवेश की अनुमति देती है। इस विशाल समझौते के पूरी तरह से क्रियान्वित होने के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स को जो बढ़त मिलेगी, वह अमेरिकी बाजार के नुकसान की भरपाई तो करेगी ही, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नए ऑर्बिट में पहुंचा देगी। इसके अलावा ओमान और ऑस्ट्रेलिया जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ हुआ हालिया व्यापारिक समझौते भारत की बहुआयामी विदेश नीति को दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते से केवल कपड़ा या फिर IT सेक्टर को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि भारत की परमाणु ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यूरेनियम की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई। ऊर्जा सुरक्षा के बिना कोई भी देश औद्योगिक विकास की कल्पना नहीं कर सकता और इस एक कूटनीतिक समझौते ने भारत के पावर सेक्टर को दशकों के लिए एक मजबूत आधार दे दिया है। अब जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे भारत ने अपने दो सबसे संकटग्रस्त उद्योगों जेम्स एंड ज्वेलरी और फार्मा को अमेरिकी दादागिरी से बचाया। अमेरिका भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी का सबसे बड़ा खरीदार था, जहां हमारे कुल निर्यात का 30% हिस्सा जाता था और जिसका मुख्य केंद्र सूरत का हीरा उद्योग था। अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ थोप दिए जाने से भारतीय ज्वेलरी एक्सपोर्ट में अचानक से 45% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लाखों कारीगरों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे। लेकिन सरकार ने हाथ पर हाथ रखकर बैठने के बजाय UAE, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ में नए रास्ते खोल दिए। आज स्थिति यह है कि UAE भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अमेरिका से भी बड़ा खरीदार और मार्केट बन चुका है।
भारतीय व्यापारी अब यूएई के जीरो टैरिफ मॉडल का लाभ उठाकर री एक्सपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया में अपने गहने और हीरे बेच रहे हैं, जिससे सूरत के कारखाने बंद होने से बच गए। दूसरा सबसे बड़ा प्रहार जेनरिक दवाओं के क्षेत्र पर था। दुनिया भर में सस्ती और जीवन रक्षक दवाएं मुहैया कराने के कारण भारत को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। अमेरिका की कुल जेनरिक दवाओं की मांग का 38% हिस्सा अकेले भारत से पूरा होता है। अमेरिका ने अपनी घरेलू कंपनियों को संरक्षण देने के लिए एक नियम बनाया है कि 2028 के बाद भारतीय दवाओं पर 100% से लेकर 200% तक टैरिफ ठोका जाएगा। भारत ने अमेरिका के इस अल्टीमेटम का इंतजार करने के बजाय तुरंत कार्रवाई की। भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, केन्या, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के साथ अपनी फार्मा डिप्लोमेसी को तेज कर दिया। खासकर ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटेन ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करते हुए भारतीय जेनरिक दवाओं के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए, जिससे भारतीय फार्मा कंपनियों को अमेरिका से भी बड़ा और टिकाऊ विकल्प मिल गया। आर्थिक सुरक्षा का एक और सबसे बड़ा पिलर होता है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि ऊर्जा सुरक्षा। कुछ साल पहले तक भारत कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए केवल 27 देश पर निर्भर था। अगर इनमें से किसी एक देश में युद्ध छिड़ जाए या आपूर्ति बाधित हो जाए तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते थे और देश का बजट बिगड़ जाता था। प्रधानमंत्री के लगातार विदेश दौरे और ऊर्जा कूटनीति का ही परिणाम है कि आज भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों के लिए 27 नहीं बल्कि 41 देशों के साथ सीधी आपूर्ति व्यवस्था बनाए हुए है। जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए तब भी भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदा और अपने देश में महंगाई को कंट्रोल रखा। वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक कड़वा सच यह है कि जब कोरोना महामारी और उसके बाद युद्धों का दौर आया तो अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों में भी महंगाई दर 70% से 80% तक उछल गई। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक आम लोगों के लिए बुनियादी चीजें खरीदना दूभर हो गया था। इसके विपरीत भारत में ईंधन, खाद्यान्न और बुनियादी वस्तुओं के दामों में वैश्विक संकट के बावजूद केवल 5% से 10% की मामूली बढ़ोतरी देखी गई। यह कंट्रोल इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत ने अपने विदेशी दौरे के जरिए कच्चे तेल और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए पहले से ही कई सारे विकल्प खोल रखे थे। कई बार राजनीतिक मंचों से यह भ्रम भी फैलाया जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ रखने वाले कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा कि डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट अर्थव्यवस्था की मजबूती का अकेला या फिर प्राथमिक पैमाना नहीं होता है। आज की तारीख में असली पैमाना यह है कि किसी देश के पास विदेशी मुद्रा, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, वो कितना है, उसकी आंतरिक विकास दर क्या है और वहां विदेशी निवेशक कितना पैसा लगा रहे हैं। जिस देश में 5 साल के भीतर 36 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ रहा हो, उस देश की आर्थिक नींव को कमजोर बताना सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अज्ञानता या फिर जानबूझकर फैलाया गया झूठ है। एक और कड़वी सच्चाई यह है कि 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले देश में हर नागरिक को सरकारी नौकरी देना किसी भी सरकार के लिए व्यवहारिक रूप से असंभव है। सरकारी नौकरियां देश के कुल वर्कफोर्स का केवल एक छोटा सा हिस्सा हो सकती है। असल रोजगार और अवसरों का निर्माण तब होता है जब देश में विदेशी पूंजी आती है, जब नए कारखाने लगते हैं, जब मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने ऑफिस खोलती हैं और जब एक्सपोर्ट बढ़ता है। यूके, यूएई और ईएफटीए के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सीधा मकसद यही है कि भारत के प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले, एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले और देश के युवाओं के लिए करोड़ों अस्थायी नौकरियां पैदा हो। इसीलिए जब अगली बार कोई राजनीतिक दल या फिर नेता टीवी चैनल पर बैठकर या रैलियों में यह कहे कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे सिर्फ छुट्टियां मनाना या फिर पिकनिक है, तो उनसे यह आंकड़े जरूर पूछिएगा। ये दौरे कोई व्यक्तिगत शौक नहीं है, यह 140 करोड़ लोगों के देश का वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व है। यह भारत की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का जरिया है और यह देश के रक्षा और व्यापारिक समझौते को धरातल पर उतारने की एक सोची समझी रणनीति है। अरे प्रधानमंत्री क्या कोई आम आदमी है क्या कि उनको जब मन होता है तब वो अमेरिका चले जाते हैं, उनको जब मन होता है तब यूएई चले जाते हैं, उनको जब मन होता है तब इजराइल चले जाते हैं? ऐसा कुछ है क्या? अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते, अपना उनका कुछ नहीं रह जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को समझिए। लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं ना, वो ये बताती हैं कि अरे भाई ये तो अपने शौक के लिए घूमने जा रहे हैं। अरे शौक के लिए जो घूमने जा रहे हैं ना, वो तो अपना डाटा भी नहीं बता रहे हैं, वो तो चुपके से जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करके वापस आते हैं, उनको कोई नहीं बोलेगा। देश के प्रधानमंत्री जो बाहर से जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, उनको पूछता है कि आप बार बार क्यों जा रहे हो बाहर,
इस बात को हमें समझना होगा। दुनिया की कूटनीति कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि दुनिया के नेताओं की आंखों में आंखें डालकर अपने देश के हितों की सौदेबाजी करने से चलती है। आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां हमें यह तय करना होगा कि हम तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित सच्चाई के साथ खड़े हैं या फिर राजनीतिक स्वार्थ के लिए गढ़े गए आधे अधूरे नैरेटिव के बहकावे में आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।